हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। माय नेम इज गौरव बंसल। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एलएलबी, एमबीए एंड इस तरह की कई डिग्रीज मैंने ली हुई है। 2009 से मैं सीए की कोचिंग देता आ रहा हूं। मेरे जो सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन के अंदर बिजनेस लॉ, सीए इंटर के अंदर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ऑडिट एंड एथिक्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जी हाँ, थ्योरी पोर्शन जो है सीए का वो सारा का सारा मैं पढ़ाता आ रहा हूं और 16 साल से पढ़ाता आ रहा हूं। मैं आईसीआई की विजिटिंग फैकल्टी भी हूं और इन थ्योरी सब्जेक्ट में बच्चा सबसे ज्यादा परेशान होता है, ये बात मैंने ऑब्जर्व की हुई है। अपने 16 साल के टीचिंग करियर में मैंने 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। और मैंने ऑब्जर्व किया कि सभी स्टूडेंट जो है वो थ्योरी में नॉर्मली क्यों परेशान होता है। नंबर 1, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। नंबर 2, लैंग्वेज टफ होती है सर थ्योरी की। जैसे लॉ में लीगल लैंग्वेज होती है, ऑडिट में प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, और उन सभी लैंग्वेज को माइंड में रिटेन कर पाना बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जब मैं सीए कर रहा था तो ये सारी की सारी दिक्कतें मैंने भी फेस की थी और मैंने बहुत इफेक्टिवली इन सब्जेक्ट को डिकोड किया था कि कैसे लॉ को समझा जाए, कैसे लॉ को लिखा जाए, और ये सारी चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूं। मेरे स्टूडेंट्स को सिर्फ मैं ये नहीं पढ़ाता कि ये प्रोविजन है बेटा इसको याद कर लो। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने स्टूडेंट को हर चीज ऑब्जेक्टिवली पढ़ाऊं कि अगर ये प्रोविजन आया है तो ये प्रोविजन क्यों आया है, इस प्रोविजन का आगे यूज क्या है। क्योंकि बेटा जब तक किसी चीज का लॉजिक समझ में नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि बच्चा उसको लंबे टाइम तक अपने दिमाग में रिटेन भी कर पाएगा। मेरी जो यूएसपी है, जो बच्चों को पसंद आती है चीजें, मेरे नोट्स, क्योंकि ज्यादातर टीचर नोट्स बनाने में कम इच्छुक होते हैं, कम बनाते हैं नोट्स, या वो नोट्स बने बनाए बच्चों को दे देते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं क्लास में बच्चों को नोट्स बनवाऊं, ग्राफिकली चीजों को समझाऊं, ठीक है, जिसमें कार्टून बनाना भी आ गया, ताकि वो चीजें बच्चों के माइंड में इंप्रेस्ड रहे और एग्जाम टाइम में उनको वो क्विकली याद आ जाए। बच्चों को लास्ट टाइम में समरी नोट्स बनवाना, समराइज लेक्चर करवाना, और बच्चों के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखना। जैसे मेरा मोबाइल नंबर हर बच्चे के पास रहता है बेटा, तो अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है शाम को 7 से 9 के बीच में, वो मुझे डायरेक्टली कॉल करता है और वो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब मेरे सब्जेक्ट से, ठीक है। ओके, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम तो पता ही होगा, सीए गौरव बंसल। मैं आपको सीए इंटर में ग्रुप 1 में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ टॉपिक करवाऊंगा। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ये आपका जो सब्जेक्ट है ये मैं करवाऊंगा, ठीक है। ये पूरा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। कितना? 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स में से कॉर्पोरेट लॉ जो वर्ड लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट लॉ जो वर्ड लिखा हुआ मतलब कंपनी लॉ, ये आपका आएगा 70 मार्क्स का। और अदर लॉ में जो पोर्शन है ये कितने का है? 30 मार्क्स का है। ये कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का। अब 100 मार्क्स का ब्रेकअप क्या रहेगा? 30 मार्क्स के तो एमसीक्यू, 30 मार्क्स के क्या आएंगे? एमसीक्यू। और 70 मार्क्स के क्या आते हैं? सब्जेक्टिव। एमसीक्यू सारे के सारे केस सिनारियो बेस पे आते हैं। रेयर बात है आईसीआई कोई सिंगल एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल पूछ ले, बाकी सारे के सारे एमसीक्यू क्या आएंगे? केस स्टडी बेस। इसको हम क्या बोलते हैं? केस सिनारियो बेस, केस स्टडी बेस्ड। इसमें केस स्टडी दे रखी होगी, एमसीक्यू होंगे, ठीक है। जैसे पूरी एक केस स्टडी दे रखे होंगे, फिर दो दो नंबर के 3 या 4 एमसीक्यू पूछ लेंगे, ठीक है। सारे के सारे एमसीक्यू कंपलसरी होंगे, सारे के सारे एमसीक्यू कंपलसरी होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जैसे फाउंडेशन में होता है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है।
सब्जेक्टिव जो आप पढ़ोगे पोर्शन, उस सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी होगा। हर क्वेश्चन के कम से कम 2 से 3 पार्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन होंगे, जैसे पहला क्वेश्चन नॉर्मली कितने नंबर का आएगा, 14 मार्क्स का आएगा बेटा, ठीक है। तो 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, जैसे 5-5 नंबर के 2 और एक 4 नंबर का पोर्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी होगा। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन सॉरी, जिसमें से अटेम्प्ट एनी 4, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कितने क्वेश्चन हुए, 5। इसमें से अटेम्प्ट करने हैं एनी 4, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा। सेकंड से लेके 6 तक के 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। और इसमें ना एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी होती है, 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन। मतलब कुल मिला के जो आपका पेपर आएगा ना वो 120 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आएगा, 120 मार्क्स का कुल पेपर आपका, 120 मार्क्स का, जिसमें से हमें अटेम्प्ट कितने का करना है, 100 मार्क्स का, 100 टू अटेम्प्ट। 20 नंबर की क्या है, चॉइस है, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ में आपको चैप्टर मिलेंगे 11 चैप्टर तो मिलेंगे द कंपनी एक्ट 2013 के 11 चैप्टर। एक चैप्टर मिलेगा आपको एलएलपी एक्ट, जो अपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, एलएलपी एक्ट 2008, हालांकि उससे थोड़ा लेवल हाई रहेगा, 2008। ये 12 चैप्टर जो है, इन चैप्टर को मिला के 70 मार्क्स का। और 30 मार्क्स के जो अदर लो है, इसमें सिर्फ 3 चैप्टर हैं, इसमें सिर्फ 3 चैप्टर हैं। एक चैप्टर है जीसीए जनरल क्लोज एक्ट, दूसरा चैप्टर आएगा आईओएस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, और तीसरा चैप्टर आएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। 3 ही चैप्टर है सिर्फ। यहां पर कितने चैप्टर हुए, 12, और यहां पर कितने हुए, 3, टोटल कितने चैप्टर है, 15, ठीक है। जिसमें से आप मान के चलिए जो 11 चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर जो होता है डेफिनेशंस का, वो मैं बिल्कुल लास्ट में करवाता हूँ, उसको जरूरत भी नहीं पड़ती करवाने की, उसमें सिर्फ डेफिनेशंस है, क्योंकि वो सारी डेफिनेशन चैप्टर्स में कवर होती है। जिसमें डेफिनेशन आएगी कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो चैप्टर नंबर 3 आपका प्रोस्पेक्टस का है, उसमें डेफिनेशन कवर हो जाती है। ओपीसी क्या होती है, तो चैप्टर नंबर 2 में ओपीसी भी आएगी, अंडर सेक्शन 8 कंपनी भी आएगी, तो उसको हम चैप्टर नहीं मानते। फॉरेन कंपनी चैप्टर जो बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, वो भी चैप्टर के नाम पे एक तरीके से धब्बा ही है। इन 11 चैप्टर में से अगर हम देखें ना, तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ये चैप्टर जो है ये अच्छे खासे चैप्टर है, इनको हम बड़े चैप्टर की कैटेगरी में मानते हैं, ठीक है। और मेजर टाइम भी यही चैप्टर खाएंगे। जो चैप्टर नंबर 1 बच गया, 5, 6, 8, 11, ये चैप्टर ज्यादा बड़े नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, बड़े नहीं है तो उससे ज्यादा नंबर के एग्जाम में आते भी नहीं है, तो ये तो बड़े चैप्टर है, बिग चैप्टर्स। और चैप्टर नंबर 1, 5, 6, 8, 11 ये स्मॉल चैप्टर की कैटेगरी में आते हैं। करेंगे सारा कुछ, करेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो आप मान के चलिए जो बड़े चैप्टर है ना, एग्जाम में इनकी वेटेज है ना लगभग 50 मार्क्स की रहेगी, और जो स्मॉल चैप्टर है ना, इनकी वेटेज एग्जाम में रहेगी लगभग 20 मार्क्स की। और एलएलपी से एक दो क्वेश्चन एलएलपी से आएंगे, क्योंकि 70 मार्क का पेपर है तो 84 का आएगा। कितने का आएगा, 84 का, 20% एक्स्ट्रा आता है, 20 मार्क्स की तो सॉरी वो मिलती है ना अपने को चॉइस, ठीक है। ओके, मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या रहेगा लो में, मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो नोटबुक आपको नई मेंटेन करनी है। पहले हम हर टॉपिक के क्या बनाएंगे, नोट्स, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका कार्टून बना के पढ़ाने का,
ठीक है, कार्टून ऐसे नहीं कि हवा में बना दिए, रिलेटेड होते हैं। नोट्स में मैं आपको कार्टून बना के पढ़ाऊंगा, प्लस में हर चीज के ग्राफिकल नोट्स होंगे। ठीक है ना, जैसे सेक्शंस वगैरह देखो, आपको पता ही होगा लॉ में क्या होती है, लीगल लैंग्वेज होती है, तो उसको याद करने में टेंशन क्या होती है, ज्यादा होती है कि सर याद कैसे करेंगे। याद तभी होगा जब वो चीज पहले क्या है, समझ में आए। तो ग्राफिकल नोट्स के जरिए एरो वगैरह लगा के, बॉक्सेस वगैरह बना के हर चीज को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूं, जो मैं आपको बुक दूंगा, जो मैंने आपको बुक दूंगा, मैंने बुक में स्टडी मैट को लगभग सारा कॉपी पेस्ट किया हुआ बेटा, लगभग सारा बुक में स्टडी मैट कॉपी पेस्ट है, हर कोई टीचर यही करता है। बट ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, स्टडी मैट के बहुत सारे पोर्शन निकाल देते हैं कि बुक को सिंप्लीफाई करने के लिए। बट मैंने ना बुक में से बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं निकाले हुए, हार्डली मैंने बुक में से 10-12% ही पॉइंट निकाले होंगे जो मुझे लगता है कि रिपीट है। ठीक है, और या फिर उसको मैंने थोड़ा कंसाइज कर दिया। नोट्स पढ़ने के बाद बुक में से पढ़ाऊंगा, बुक में से लाइन टू लाइन, क्योंकि बुक की लैंग्वेज क्या होती है, टफ होती है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बुक रीडिंग। पहले नोट्स होंगे, फिर बुक रीडिंग होगी। अब है ना, नॉर्मली बच्चे के एग्जाम में कंफ्यूजन क्या आ जाती है एग्जाम टाइम में, कि सर हम आपके नोट्स पढ़े या बुक में से पढ़े, ये बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ के चले जाओ, देखो बेटा बात नहीं बनेगी। नोट्स ना समझाने के लिए होता है टॉपिक, बट एग्जाम में क्या करना होता है, लिखना होता है। तो मैं बच्चों को ये कहता हूं कि बुक पढ़ो, बट एक ऑब्वियस सी बात है, बुक क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी, सीए के लेवल पे हो। इसलिए बुक रीडिंग करवाने के बाद मैं बुक में भी क्या करवाता हूं, समरी, समरी नोट्स इन बुक। इसको मैं समरी नोट्स बोल देता हूं या साइड नोट्स भी बोल देता हूं। साइड नोट्स कि बुक में पूरा पैरा पढ़ने के बाद है ना, बुक की साइड में या नीचे जहां पर जगह होती है ना, वहां पर मैं ना बुक उसका क्रक्स लिखवाता हूं कि इस पैराग्राफ का ये क्रक्स है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लास्ट टाइम में ना तुम कंफ्यूज नहीं होते कि हमें बुक उठानी है, नोट्स उठानी है, बुक उठानी है भैया। बट सर बुक तो बहुत बल्कि है, बुक जब खोलोगे ना तो हर पैराग्राफ के साइड में हमने क्या लिख रखी होगी, उसकी समरी लिख रखी होगी, इस पैराग्राफ में ये है। तो आपको पढ़ते हुए बिल्कुल भी दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर खत्म होते ही उसके क्वेश्चन बैंक से तैयारी, क्वेश्चन बैंक, ये प्रैक्टिस मिलेगी आपको। ठीक है, क्वेश्चंस के डाउट भी लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आती है आपकी फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास, विद रिवीजन नोट्स। ये स्टेप है आपके सिलेबस के। ठीक है, पहले नंबर पे क्या करना है अपने को, नोट्स। हर टॉपिक के पहले क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर उसको बुक में से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, फिर बुक में उसके समरी नोट्स साइड में। कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मैं उसको अलग से करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन बैंक और फिर फास्ट ट्रैक क्लासेस। ठीक है, जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसकी आईसीआई ने एक बुकलेट इश्यू कर रखी है, मैं भी दूंगा आपको एमसीक्यू की बुकलेट। ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस लास्ट में होती है बेटा, पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद और उसकी रिवीजन होने के बाद। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आईसीआई क्या पूछती है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन पूछती है, और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में 3-4 चैप्टर मिक्स होके आएंगे। तो जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, अच्छे से नहीं होगा, एमसीक्यू नहीं होंगे सॉल्व। अगर मैं आपको एक एक नंबर, जैसे आप आईसीआई का स्टडी मैट उठा के देखोगे ना, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद आईसीआई ने भी एक एक नंबर के, 2-2 नंबर के एमसीक्यू दे रखे हैं, सिंगल सिंगल। बट वो एक मिथ है, ऐसे क्वेश्चन आते आते ही नहीं। तो अगर आप वो एमसीक्यू सोल्व करोगे तो आप कहोगे तो पेपर तो आसान आएगा, इस तरह के आएंगे हो गए सोल्व, जबकि इस तरह के नहीं आते एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या आएंगे, केस स्टडी बेस्ड। तो ये हम आईसीआई के मॉड्यूल से करेंगे बेटा, मैं खुद भी दूंगा आपको कुछ टॉपिक, बट आईसीआई के मॉड्यूल से करने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरा पूरा फोकस किस पे रहेगा, आईसीआई की बुक पर रहेगा बेटा। नोट्स इसलिए बनाऊंगा क्योंकि टॉपिक समझ में आ जाए, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन बैंक में आपको पास्ट ईयर के सजेस्टेड आंसर, पीवाईक्यू जिसको अपन बोलते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन, और एमटीपी आरटीपी ये कवर्ड मिलेंगे। हालांकि देखो मैं आरटीपी और एमटीपी के इतने फेवर में नहीं होता, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू को फोकस करना चाहिए।
आरटीपी और एमटीपी में आईसीआई पता नहीं क्या पूछती है, उस लेवल का पेपर नहीं आता है। वो बच्चों को डराने के लिए होता है। बच्चों को डराना थोड़ी है, रियलिटी बतानी है। पीवाई क्यों क्या है, रियलिटी है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं आईसीआई में, तो अपन है ना ज्यादा फोकस इस पे रखते हैं, करेंगे सारा। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, चैप्टर नंबर 1 से नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर 2 से। कॉर्पोरेट लॉ से करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स incidental thereto। ये चैप्टर नंबर 2 है, बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, और ये आपके एग्जाम में मान के चलिए 8 to 10 मार्क्स का आएगा। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने फाउंडेशन के अंदर पढ़े हुए हैं। फाउंडेशन में आपका चैप्टर था कंपनी एक्ट, जिसमें बेसिक आता था। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो फाउंडेशन में पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो बट वो भी इंटर के हिसाब से ठीक है, तो करेंगे अपन भी। ये चैप्टर का नाम आपको अजीब नहीं लग रहा, ये तो समझ में आ गया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी रजिस्टर कैसे करनी है। ये क्या है, मैटर इंसिडेंटल देयर टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंटल, लिंक्ड, कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड मैटर देयर टू, मतलब वो भी है यहाँ पर। एक मिनट सर, वो तो समझ गए, चैप्टर का नाम थोड़ा सिंपल कर देते, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, कोई भी एक्ट जो होता है ना उसमें सेक्शंस बहुत सारे होते हैं, और जो सेक्शन एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड होते हैं उन सारे सेक्शंस का क्या बना लिया जाता है, एक ग्रुप बना लिया जाता है। सारे सेक्शंस का क्या बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। ये सारे सेक्शन किससे रिलेटेड है, कंपनी क्या होती है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद क्या हो जाएगा, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं नहीं किए जा सकते हैं, ये सब बातें। तो कंपनी एक्ट या कोई भी एक्ट जो होता है ना, वो अपने सेक्शंस, जो सेक्शंस एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड होते हैं उनका क्या बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, और उसे बोला जाता है चैप्टर। उसे क्या बोला जाता है, चैप्टर। और ये चैप्टर की हेडिंग है कि इस चैप्टर में हम कौन से सेक्शंस पढ़ने वाले हैं जो किससे रिलेटेड है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। चैप्टर 3 आएगा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, तो उसमें हम सेक्शन 43 से लेके 42 पढ़ेंगे। तो उसमें वो सारे सेक्शंस पढ़ेंगे जो शेयर इश्यू करने से रिलेटेड है, आईपीओ एफपीओ इनसे रिलेटेड है। तो ये चैप्टर का नाम मैंने नहीं बनाया हुआ, ये कंपनी एक्ट में दिया हुआ चैप्टर का नाम है बेटा। आपके जो आईसीआई का स्टडी मेट है उसमें जितने भी चैप्टर के नाम है कंपनी एक्ट के अंदर, वो आईसीआई ने नहीं बना रखे, वो रियल में जो कंपनी एक्ट के चैप्टर्स के नाम दे रखे ना, वो नाम है ये। पॉइंट सब में आया। तो इस पूरे चैप्टर में हम कौन से सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक। क्लियर। एक मिथ आता है माइंड में कि हमें सेक्शन नंबर याद करने पड़ेंगे सर। पहली बात, सेक्शन नंबर के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। कुछ टीचर बोलेंगे कि सेक्शन नंबर याद करने कंपलसरी नहीं है बेटा। जब आईसीआई की आंसर शीट आती है ना चेक होने के लिए, जैसे मेरे कुछ दोस्त भी हैं, कभी मैंने भी चेक किया हूं आईसीआई के आंसर शीट, तो उसमें क्लियरली लिखा होता है साइटेशन ऑफ सेक्शन नंबर एंड केस लॉ इज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ आंसर। ये आंसर का पार्ट नहीं होते, इसके कोई नंबर नहीं मिलते। बट अगर आप सेक्शन नंबर याद करके सेक्शन नंबर लिखोगे तो एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो अगर याद होते हैं वेल एंड गुड, याद नहीं होते तो पेन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब मुझे बताओ कंपनी क्या होती है, ये बातें तो आपको पता ही होगी। बताओ क्या होती है कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो लिखवा देता हूं, लो लिखो। कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, और any previous
कंपनी लॉ। ये डेफिनेशन है। अच्छा, कितने बच्चों ने सुना है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी? ये सुना हुआ ना? ये डेफिनेशन नहीं है, ये होती है मीनिंग। मीनिंग का मतलब क्या है, हमें क्या समझ में आया। 10 बंदों से पूछोगे तो 10 बंदों की सोच अलग अलग होती है, सबका सबका मीनिंग अलग अलग हो सकता है। डेफिनेशन का मतलब क्या है, हाउ दिस वर्ड इज डिफाइंड इन दिस कंपनी एक्ट। ये जो एक्ट हम पढ़ेंगे उसमें सेक्शन 1 हमेशा हर एक्ट का क्या होता है, अप्लीकेबिलिटी का, कि एक्ट कहां अप्लीकेबल होता है, जिसमें लिखा होता है ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जे.एंड.के। पहले लिखा होता था, फिर मोदी जी ने और शाह ने मिलकर ये काम ही खत्म कर दिया, एक्सेप्ट जे.एंड.के वाला। अब तो ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। और सेकंड सेक्शन जो होता है मोस्ट ऑफ द एक्ट का, वो किसका होता है, डेफिनेशंस का। कि भाई आगे ये एक्ट पढ़ने से पहले कुछ समझ लो, कुछ ऐसे वर्ड है जिसको तुम्हें जनरली नहीं मानना। हमारे एक्ट में उस वर्ड का मतलब क्या है, अलग है, वो सेक्शन 2 में आएगा। सेक्शन 3 से प्रोविजन शुरू हो जाते हैं एक्ट के। तो सेक्शन 2 क्लोज 20 के अंदर कंपनी की डेफिनेशन क्या दे रखी है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अच्छा, कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं बताओ बेटा? दिस एक्ट का मतलब क्या हुआ, द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013। अच्छा चलो, अब इस लाइन को दोबारा समझते हैं। कंपनी का मतलब क्या है, जो रजिस्टर्ड है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट, जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। मैं आपको बताता हूं, जिन बच्चों जो जो बंदे मार्केट में है जिन्होंने कभी कॉमर्स नहीं पढ़ी, और बहुत से बंदे तो ऐसे हैं जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी भी रखी है, मतलब ग्रेजुएट है, बीकॉम ग्रेजुएट है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म भी एक कंपनी है। उनके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म भी एक कंपनी है। उनके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म एक प्राइवेट कंपनी है। अगर उन लोगों से बात करके देखो ना जिन्होंने कॉमर्स नहीं कर रखी या जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है, उनके अकॉर्डिंग कंपनी क्या होती है, कंपनी दो तरह की होती है, प्राइवेट और पब्लिक। सबने सुना हुआ है। तो पब्लिक कंपनी का मतलब जो शेयर इश्यू कर सकती है, और प्राइवेट का कंपनी का मतलब जो शेयर इश्यू नहीं कर सकती, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म। क्या वो सही है? वो सही नहीं है। जब आप +1 +2 कर रहे थे तब भी कंपनी का डेफिनेशन आया था आपके, आया था ना बिजनेस स्टडीज के अंदर। तो उन्होंने स्टार्टिंग कैसे करते हैं कि कंपनी एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का, ये दो वर्ड से मिलकर बना है कंपनी। कम का मतलब इकट्ठे होना, पनी का मतलब खाना खाना। तो बेसिकली कंपनी का मतलब ग्रुप, जो साथ बैठ के खाना खाते थे। यही सुना हुआ ना? कंपनी का नॉर्मली मतलब क्या होता है पता है क्या, संगत, ग्रुप। अपने माँ बाप नहीं बोलते कि आजकल तू बहुत उल्टा जवाब देने लग गया, किसकी कंपनी में रहता है? कंपनी का मतलब ग्रुप। तो पार्टनरशिप एक ग्रुप है या नहीं है? है। एलएलपी एक ग्रुप है या नहीं है? है। सोसाइटी एक ग्रुप है या नहीं है? है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्रुप है या नहीं है? है। ट्रस्ट ग्रुप है या नहीं है? है। समझ में आ रहा है? बट देखो, ये कंपनी एक्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई जब आप कंपनी एक्ट पढ़ोगे और इस पूरे कंपनी एक्ट में जहां जहां वर्ड कंपनी आ गया, इस पूरे कंपनी एक्ट में जहां जहां कंपनी वर्ड आ गया, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी जो इस एक्ट में क्या है, रजिस्टर्ड है। क्या पार्टनरशिप फर्म कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है? अगर वो पार्टनरशिप फर्म कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो गई, तो पार्टनरशिप फर्म कहां रही, वो तो कंपनी बन गई। इन सिंपल वर्ड, कंपनी एक्ट का कोई भी प्रोविजन पार्टनरशिप फर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए वो कंपनी है ही नहीं। क्या कंपनी एक्ट का कोई भी प्रोविजन एलएलपी पे लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड है भाई वो। तो इस कंपनी एक्ट में जहां जहां कंपनी वर्ड आ गया, इसका मतलब एवरी एंटिटी नहीं, इसका मतलब सिर्फ वो एंटिटी जो हमारे एक्ट में रजिस्टर्ड है। आई बात समझ में? ये डेफिनेशन ऐसे है। इसका मतलब अगर कोई कंपनी कंपनी एक्ट 2013 के आने से पहले रजिस्टर हुई है, उसका क्या होगा भाई, बताओ? अच्छा, इससे पहले कोई एक्ट था कंपनी का? था ना, क्या नाम था? द कंपनी एक्ट। कौन सा? 1956। उससे पहले भी एक्ट थे कंपनी एक्ट के। इंडिया में पहली कंपनी कौन सी आई थी? ब्रिटिश। तब से है कंपनी एक्ट। तो कंपनी एक्ट तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताओ, एक मेरे दोस्त ने कंपनी बना रखी है 2010 में,
तो कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड हुई होगी? बोलो। कंपनी एक्ट 1956 में, क्योंकि 2013 से पहले तो कंपनी एक्ट 1956 था। अब वो कहता है कि अगर मैं इस डेफिनेशन को सिर्फ फर्स्ट लाइन तक पढ़ूं, इस डेफिनेशन को सिर्फ फर्स्ट लाइन तक पढ़ूं, उसके बाद की लाइन है ही नहीं सपोज करो, तो ये लाइन क्या कहती है? इस लाइन का मतलब कंपनी एक्ट 2013 से पहले जो भी कंपनी थी सारी की सारी क्या मान ली जाएगी? कैंसल्ड। दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाओ कंपनी एक्ट 2013 में, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 में हम कंपनी किसको मानेंगे? जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन हो जिसका, और रजिस्ट्रेशन फ्री में नहीं होता, पैसे लगेंगे। अब वो कंपनी वाले कहते हैं कि सर ये क्या बात हुई यार, हमने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा पुराने एक्ट में, अब एक्ट चेंज हो गया। कहता है यार ठीक है आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो अगर कोई कंपनी प्रीवियस कंपनी लॉ में भी रजिस्टर्ड है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वो भी क्या है? कंपनी है। सिंपल वर्ड्स में क्या कहें? कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजन कौन सी कंपनीज पर अप्लाई होंगे? जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है वो कंपनी भी, और जो पुराने कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है उन पर भी। तो भले ही तुम्हारी कंपनी 2010 में रजिस्टर हुई थी, तो उसको आज कौन सा कंपनी एक्ट का प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा? कंपनी एक्ट 1956 का या 2013 का? बोलो। 2013 का। भले ही तुम रजिस्टर किसी भी एक्ट में हुए हो कंपनी एक्ट के, कंपनी एक्ट 1956 तो खत्म हो चुका, उसकी जगह पर क्या आ गया? कंपनी एक्ट 2013। पॉइंट समझ में आया? तो जब कोई एक्ट पुराना खत्म कर दिया जाता है तो हम उसको लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रिपील। ये एक्ट रिपील हो चुका है जी, कंपनी एक्ट 1956। मत लिखो, ये मैं लिखवा दूंगा नोट्स के अंदर, बाद में आगे आएंगे, चैप्टर आएगा पूरा जीसीए जो है ना, जनरल क्लोज एक्ट, उसमें यही चीजें आएंगी। एक्ट रिपील का मतलब क्या होता है, री इनेक्टमेंट का मतलब क्या होता है, सब आएगा। मेरा मेन मकसद ये था, ये फाउंडेशन में डेफिनेशन तुमने पढ़ी हुई है, ठीक है, मैं इसमें कुछ नया नहीं करवाने वाला, बट चीजें समझनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिवली कि ये डेफिनेशन ऐसी क्यों थी। आपने याद कर लिया था ना फाउंडेशन में, बट आपको पर्पस नहीं पता था इस डेफिनेशन का पर्पस क्या था। ठीक है, इस डेफिने कोई भी सेक्शन में आपको करवाऊंगा ना, तो उस सेक्शन का पर्पस क्या है ये जरूर बताऊंगा, क्योंकि कोई भी सेक्शन बिना पर्पस के नहीं आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी कानून लेके आएगी, कोई सेक्शन लेके आएगी, तो उसके पीछे कोई पर्पस होता है। जब आपको वो पर्पस समझ में आ जाएगा ना, तो सेक्शन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है ना? लैंग्वेज तब तक याद नहीं होगी जब तक आपको उसका बेस ही नहीं पता होगा। रट्टा कितना मार लोगे मुझे ये बता दो। कंपनी एक्ट तुम्हें दिखा है कितना बड़ा है? आपके पास आए होंगे ना कंपनी एक्ट के मॉड्यूल, इतने मोटे मोटे 2 मॉड्यूल होंगे, कितना रट्टा मार लोगे बेटा? रट्टा नहीं मारना है, सेक्शन समझो, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा वो। उसके बाद काम क्या होगा? रिवीजन का, टेस्ट का, उसके हिसाब से चलता रहेगा ये काम। क्लियर? अच्छा, कंपनी कितने तरह की होती है बताओ? टाइप्स ऑफ कंपनी बताओ कितने तरह की होती है? सर बहुत सारी तरह की। कितने तरह की? टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन अदर बेसिस। ठीक है, सारा फाउंडेशन में पढ़ा हुआ आप लोगों ने। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर बताओ कौन कौन सी? ओपीसी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। गुड। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स बताओ? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और अनलिमिटेड वाली। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी वाले में बोलो। हाँ, लिमिटेड बाय शेयर, बाय गारंटी और बाय बोथ। बाय शेयर्स, बाय गारंटी और बाय बोथ। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, और एक एसोसिएट कंपनी।
On the basis of access to capital, listed company and unlisted company. On other basis, under section 8 कंपनी, जिसको हम एनपीओ एनजीओ भी कंपनी बोलते हैं, कंपनी विद चैरिटेबल पर्पस, जो भी आपको बोलना है. स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको अपन बोलते हैं, एटसेट्रा. ये सब पढ़ा हुआ है ना फाउंडेशन में, सारा नहीं आएगा इंटर में. आपके इंटर में क्या क्या कंपनी है वो हम आपको बताता हूं. पहले ये लिख लो आराम से. चार कलर के पेन कल से, ब्लू, ब्लैक, रेड और ग्रीन. ठीक है, पिंक नहीं. अच्छा, वो पिंक यूज कर रही है. चलो कर लो बेटा, कोई बात नहीं. लड़की एग्जाम्ट है, वो अपने हिसाब से अपने कलर चूज कर सकती है. कलरफुल नोट्स बनेंगे ना तो उसको रीड करने में ठीक लगेगा. और आगे मैं जो डायग्राम बनाऊंगा ना उसमें लाइनें ज्यादा लगेंगी, तो अलग अलग कलर की लाइन होगी तो आप लिंक कर पाओगे कौन सी लाइन कहां जा रही है. ठीक है ना, ये नोट हो गया. अब देखो आपके इंटर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ओपीसी. फाउंडेशन में भी पढ़ा था, इंटर में भी है, और थोड़ा सा एक लेवल आगे जाएगा. ठीक है ना. दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आएगी आपकी यहां पर अंडर सेक्शन 8 कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो डेफिनेशंस के अंदर ये जो बाकी डेफिनेशन दिख रही है ना चैप्टर नंबर 1 में है, चैप्टर नंबर 1 के साथ मैं करवाऊंगा भी आपको, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो डेफिनेशन है. आपके चैप्टर नंबर 2 में दो ही डेफिनेशन है जिनको डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ओपीसी और अंडर सेक्शन 8 कंपनी. ठीक है, आओ नए पेज पर आएंगे. अब जो पेज खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, अपने कौन से देश में लेके जाने हैं. तो यहां पर अपना टॉपिक स्टार्ट होगा ओपीसी. मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओपीसी का मतलब क्या होता है? वन पर्सन कंपनी. गुड, वन पर्सन कंपनी. ये एक प्राइवेट कंपनी ही होती है. ये क्या है? एक प्राइवेट कंपनी ही है विद मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर. बताओ कितने होंगे? 1. नॉर्मली एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 2. और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200. बट ये एक प्राइवेट कंपनी ही है, बट इसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? मिनिमम 1, मैक्सिमम 1. क्लियर है? ओके. कुछ खास बातें और इसकी, जो बंदा मेंबर बनना चाहता है, जो बंदा मेंबर बनना चाहता है, ये बनाने हैं बेटा, कोशिश करो बन जाएंगे. सिलेबस खत्म होने तक ये बात कंफर्म है कि लो आए ना आए कार्टून बनाने जरूर आ जाएंगे. ठीक है, बल्कि बेसिक से लाइन आर्ट यूज करूंगा, टेंशन मत लो. जिसको आप मेंबर बनाना चाहते हो, यानी कि जो मेंबर बनना चाहता है ओपीसी का, उसको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा. नंबर 1, ये हमेशा ही एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए. ये हमेशा ही एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए. ये माइनर नहीं हो सकता. ये माइनर नहीं हो सकता. ठीक है. सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है. सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है. रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है इस बात से फर्क नहीं पड़ता. रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है इस बात से फर्क नहीं पड़ता. दोबारा समझो.
नेचुरल पर्सन का मतलब क्या है? हम लोग, हार्ड मास के इंसान। आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जांपल कंपनी, एलएलपी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, जो नेचुरल पर्सन नहीं है। क्या एक कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी खरीद सकती है? हाँ, बट ओपीसी में नहीं खरीद सकती। एक कंपनी के अंदर कोई भी दूसरी कंपनी शेयर खरीद सकती है, एलएलपी भी खरीद सकती है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी खरीद सकती है, बट ओपीसी में नहीं खरीद सकती। ओपीसी में एक ही मेंबर होगा और उसका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। तो इस लाइन का क्या मतलब निकला बेटा, बताओ? दैट इज कंपनी, एलएलपी एटसेट्रा कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ ओपीसी। ठीक है? एक कंपनी या एक एलएलपी दूसरी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के शेयर ले सकती है, बट ओपीसी के मेंबर कभी नहीं हो सकती। माइनर क्या होता है, क्लियर है? जिसकी एज 18 साल नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? अब जैसे आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। अब है ना, काम करने के लिए यूएस से चले गए, शिफ्ट हो गए, अब वहां पर आप जॉब कर रहे हो, तो क्या वहां पर सिटीजन बन गए? नहीं, आप इंडियन सिटीजन हो, वहां पर काम कर रहे हो। अब मान लो आप 10-12 साल से वहां पर काम कर रहे हो और आपका मन करता है कि भाई अब इंडिया में नहीं आना, तो वहां की गवर्नमेंट में आपको अप्लाई करना होता है कि भैया आप मुझे हमारी कंट्री का क्या बना, अपनी कंट्री का क्या बना लो, सिटीजन बना लो। ठीक है? इसका मतलब क्या है? अब वहां पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वहां पर आप वोट डाल सकते हो, सिटीजन के राइट होते हैं। अब कोई फॉरेन का बंदा के इंडिया में जमीन खरीदना चाहे नहीं खरीद सकता, क्यों? क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है? वोट नहीं डाल सकता, सिटीजन के राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट और ड्यूटी। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, मस्ट है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है? रेजिडेंट का मतलब रह कहां रहा है, सिटीजन का मतलब क्या, आप में खून कहां का है, बेसिकली आप में खून कहां का है। इंडियन बंदा, आप तुम कहीं भी, अब देखो मान लो काम करने कहीं भी चले जाओ, इंडियन तो इंडियन ही रहेगा ना बेटा। अब मान लो आप यूएस से घूम रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, अंग्रेज आपको 2 मिनट में देख के बता देगा कि तुम इंडियन हो या नहीं हो। क्योंकि जब तुम बीच पे घूम रहे होगे ना, और जिस नजरों से तुम घूर घूर के देख रहे होंगे, 2 मिनट में समझ जाएंगे इंडियन है। हरकतें थोड़ी छूटेंगी बेटा, खून कहां का है, इंडिया का है, 2 मिनट में पता लग जाएगा। चाहे रहे कहीं भी रहे हो, सिटीजनशिप होना अलग चीज होती है और रेजिडेंट होना अलग बात होता है। नॉर्मली हम रेजिडेंट है या नहीं है, ये रेजिडेंशियल स्टेटस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेजिडेंशियल स्टेटस। सिटीजनशिप अलग चीज होती है और रेजिडेंशियल स्टेटस अलग होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे नापते हैं, कैसे इवेल्युएट करते हैं? इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि अगर आपने पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रिजाइड कर लिया तो यू आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। 182 डेज, साल में लगभग आधे दिन। बट यहां पर क्या लिख दिया, पहले लिखा होता था जब ओपीसी का कॉन्सेप्ट आया था कि आपका रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है, बट अब बाद में क्या लिख दिया, रेजिडेंट हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट 120 डेज का क्या होना चाहिए, स्टे होना चाहिए, स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ये लाइन लिख दी यहां पर। तो मुझे बताओ कि आप इंडियन सिटीजन हो, आप नेचुरल पर्सन हो, आप मेजर भी हो, आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 150 डेज इंडिया में रिजाइड किया हुआ है, क्या आप ओपीसी बना सकते हो? बोलो। 150 डेज रिजाइड किया पिछले साल में आपने, आप नेचुरल पर्सन हो, आप माइनर नहीं हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 150 डेज रिजाइड किया है, क्या आप ओपीसी बना सकते हो? यस और नो? यस। क्या आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो? नो। बट आप ओपीसी बना सकते हो? हाँ, तभी लिखा हुआ है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना या ना होना अब कंडीशन नहीं है, पहले होती थी। जब आप बुक में पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वेदर रेजिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदरवाइज? बताओ। अदर वे, या तो ये ट्यूबलाइट ऑन होगी या बंद होगी। ट्यूबलाइट इज ऑन और अदरवाइज, तो अदरवाइज का मतलब क्या हुआ, ऑफ। तो या तो बंदा रेजिडेंट होगा या नहीं होगा, तो लॉ में इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहां पर अदरवाइज का मतलब क्या है, नोट, वेदर रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नोट।
पॉइंट समझ आया? अब देखो, या तो कंपनी लिस्टेड होगी, तो जानते हो एक्ट में कैसे लिखा होगा, वेदर द कंपनी इज लिस्टेड और अदरवाइज, तो बताओ क्या बचा, अनलिस्टेड। वेदर द कंपनी इज पब्लिक और अदरवाइज, तो क्या बचा, प्राइवेट। इस तरीके से होता है एक्ट के अंदर इंटरप्रिटेशन। पॉइंट समझ में आ गया? तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी नहीं है भाई, बस एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 120 डेज का स्टे होना चाहिए। ये अगर ये चारों कंडीशन पूरी हो रही है तो ही तुम ओपीसी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में सोचना। एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आप ओपीसी का इनकॉर्पोरेशन नहीं कर सकते, आप उसके मेंबर नहीं बन सकते। अच्छा, कितने बच्चों ने परपेचुअल सक्सेशन के बारे में सुना हुआ है? क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन, बताओ। कि कल को एक मेंबर मर गया या सारे मेंबर मर भी गए तो कंपनी चलती रहेगी, इसमें तो बंदा ही एक है। जानते हो क्या होता है कि एक कंपनी है, उसमें 50 मेंबर है, 50 के 50 एक साथ मर जाएंगे, इसके चांसेस कितने हैं? लगभग ना के बराबर, सारे के सारे एक साथ मर जाए। ऐसी कौन सी प्रलय आ गई? तो एक आधा मेंबर मर गए ना तो कोई बात नहीं, बाकी मेंबर तो है ना कंपनी को संभालने के लिए। बट इसमें तो मेंबर ही कितने हैं, एक। सर अगर ये मर गया तो इसके कितने चांसेस है? 100% चांसेस, नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो मरेगा ही, जो आया है वो जाएगा। एमडीएच वाला बुड्ढा नहीं बचा, हमारी क्या औकात। सही बात है ना? हाँ, तो बेटा यहां पर एमओए, एमओए याद है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने क्लोज होते हैं? 6 क्लोज होते हैं। कितने क्लोज होते हैं? 6 क्लोज। कौन कौन से? नेम क्लोज, हमारी कंपनी का नाम क्या होगा। लोकेशन क्लोज, हमारी कंपनी कहां होगी। बिजनेस क्लोज या पर्पस क्लोज जिसको अपन बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्लोज भी बोल सकते हो, कंपनी का काम क्या होगा। लाइबिलिटी क्लोज, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी तो किस चीज से लिमिटेड होगी। उसके बाद कैपिटल क्लोज, कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्लोज, हम लोग कौन है जो कंपनी बनाना चाहते हैं, ये होते हैं। बट अगर तुम ओपीसी बना रहे हो, अगर तुम ओपीसी बना रहे हो तो यहां पर एक 7th क्लोज भी देना पड़ेगा और इस क्लोज को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन क्लोज। नॉमिनेशन क्लोज ये देना कंपलसरी है। ये नॉमिनेशन क्लोज क्या है? मेंबर कहता है कि कल को अगर मैं मर गया, कल को अगर मैं मर गया तो मेरी जगह ये बंदा जो है ये संभालेगा कंपनी। नॉमिनी, नॉमिनी कौन हुआ? इन द इवेंट ऑफ डेथ, मेंबर कह रहा है कल को अगर मैं मर गया, ये चांद की तरफ इसके पैर हो गए, डेथ और इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी ऑफ मेंबर, तो नॉमिनी क्या हो जाएगा बताओ? नॉमिनी बिकम्स मेंबर, तो नॉमिनी जो है वो मेंबर बन जाएगा। डेथ और इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी का मतलब क्लियर है क्या? फॉर एग्जाम्पल वो मरा तो नहीं है, कोमा में चला गया, बहुत ज्यादा बीमार है जिसकी वजह से वो काम ही नहीं कर पा रहा है, कैपेबल नहीं है, तो इनकैपेसिटी। ठीक है, तो कल को अगर मेंबर किसी भी वजह से इनकैपेबल हो जाता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो उसकी जगह नॉमिनी क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा जी। क्यों? क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट यहां पर लग नहीं पाएगा ना बेटा, क्योंकि मेंबर ही एक है और वही मर गया तो फिर कंपनी कौन संभालेगा, तो इसलिए एक नाम देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, आपने तो कह दिया कि ये जो बंदा है ये संभालेगा जी, कल को मैं मर गया तो मेरी जगह ये बंदा कंपनी को संभालेगा। भैया इस बंदे से पूछवाओ, जिस बंदे का नाम तुमने नॉमिनेशन क्लोज में दे रखा है उसका क्या लगेगा? कंसेंट लेटर। क्या लगेगा? कंसेंट लेटर ऑफ नॉमिनी, ये भी फाइल करना पड़ेगा। ये तो तुम कह रहे हो कि मिस्टर ए जो है वो मेरी कंपनी संभालेगा मेरे मरने के बाद, ए से तो पूछवा दो कि तुम्हारे मरने के बाद या तुम्हारी इनकैपेसिटी के बाद वो कंपनी को संभालने के लिए तैयार है या नहीं है, तो उसका क्या लगेगा? कंसेंट लेटर भी लगेगा बेटा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है जिसको भी तुम नॉमिनी बनाओगे उसके अंदर ये चारों कंडीशन होनी जरूरी है, मेंबर और नॉमिनी। अब बताओ नॉमिनी के लिए भी ये चारों कंडीशन क्यों? यानी कि जिसको तुम नॉमिनी बनाना चाहते हो वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए,
रेजिडेंट ऑफ इंडिया है नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट 120 डेज का क्या होना चाहिए, स्टे होना चाहिए। बताओ क्यों? नॉमिनी के लिए चारों कंडीशन सेम क्यों रखी? क्योंकि नॉमिनी क्या बनने वाला है, मेंबर बनने वाला है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंबर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से डिफरेंट कैसे हो सकती है? माइंड में एक क्वेश्चन कि सर मेरा बेटा जो है ना वो 12 साल का है, मैं चाहता हूं मैं उसको नॉमिनी बना दूं, नहीं बना सकते। क्यों नहीं? माइनर है। सर मेजर हो जाएगा, तो पता थोड़ी है बेटा तू कब टपकेगा, हो सकता है उसके मेजर बनने से पहले तू टपक गया तो। बट सर मेरी फैमिली में तो और कोई नहीं है, तो अपने दोस्त को बना दे। क्या मैं दोस्त को नॉमिनी बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो तुम। नॉमिनी का रिलेटिव होना जरूरी नहीं होता। ये कंडीशंस है जी, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? ओके, अब आगे आते हैं। एक जो खास बात और है जो समझने वाली बात है, वन पर्सन कैन बी द मेंबर, कैन बी द मेंबर और नॉमिनी ऑफ वन ओपीसी ओनली। अच्छा मुझे बताओ, मैं कितनी प्राइवेट कंपनी का मेंबर हो सकता हूं, मैं कितनी पब्लिक कंपनी का मेंबर हो सकता हूं? जितनी चाहे उतनी हो सकते हो सर। पैसे होने चाहिए आपके पास। मेंबर बनने के लिए क्या करना है, शेयर खरीदने हैं, उसके शेयर खरीद लो, आप मेंबर हो गए। तो आप जितनी चाहे उतनी पब्लिक कंपनी के शेयर खरीद लो, जितनी चाहे उतनी प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीद लो। बट एक पर्सन एक ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है, और एक पर्सन एक ही ओपीसी का क्या हो सकता है, नॉमिनी हो सकता है। ये रूल है, क्योंकि ओपीसी को ना बेनिफिट बहुत मिलने वाले हैं। अभी कंपनी जब आगे आगे पढ़ोगे ना तो पता लगेगा ओपीसी को बेनिफिट्स बहुत ज्यादा। क्यों? छोटी सी कंपनी है, एक बंदा है, तो उसके ऊपर एक्ट के जैसे कंपनी एक्ट में 470 सेक्शन है बेटा, 470। ठीक है, ज्यादातर सेक्शन ओपीसी पे लगते ही नहीं है कि भाई यार ये छोटा बिजनेस, मैंने इसको क्यों परेशान कर रहे हो, उसके ऊपर कंप्लायंस का बर्डन क्यों बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो हर कोई बंदा क्या करना चाहेगा, 10-10 20-20 ओपीसी बनाना चाहेगा। कहता ना ओपीसी सिर्फ एक, और धंधा करना है प्राइवेट बना ले, पब्लिक बना ले, या सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर ले। ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब बताओ, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं। मिस्टर ए जो है, इसकी एक ओपीसी है, ओपीसी ऑफ मिस्टर ए, और इसका जो नॉमिनी है, नॉमिनी कौन है, मिस्टर बी है। अब बताओ, क्या मिस्टर ए एक ओपीसी और बना सकता है? नहीं बना सकता। अच्छा, इसी में जो मिस्टर बी है ना, इसका भाई है सपोज करो, इसकी भी एक ओपीसी है, ओपीसी ऑफ मिस्टर बी। अब बताओ, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? कितने बच्चों को लगता है गलत कर दिया? एक दो। कितने बच्चों को लग रहा है सही चल रहा है सर? कैसे? क्या लिखा आपने, वन पर्सन कैन बी दी मेंबर और नॉमिनी ऑफ वन ओपीसी ओनली। तो गड़बड़ कहां है, मेरे को ये बताओ, कहां है गड़बड़? मिस्टर बी जो है वो एक ही ओपीसी का क्या है, मेंबर है, और एक ही ओपीसी का क्या है, नॉमिनी है। तो कहां है गड़बड़? गड़बड़ नहीं है। बट तुम्हारे दिमाग में जो सवाल आ रहा है वो क्या आ रहा है, गड़बड़ कब हो जाएगी? अब मिस्टर ए की क्या हो गई, डेथ हो गई है। मिस्टर ए की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो अब मिस्टर बी क्या बन गया, मेंबर बन गया। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए की डेथ हो गई है। अब कहानी खराब हो गई। अब मिस्टर बी के नाम पे कितनी ओपीसी हो गई, दो ओपीसी हो गई। ये अब गड़बड़ हो गई सर। मिस्टर बी becomes the member of टू ओपीसी, दो ओपीसी के मेंबर बन गए। बट सर देखो, मैंने सेक्शन को कॉन्ट्रावीन नहीं किया था। आपने कहा था एक ही ओपीसी के मेंबर हो सकते हो और एक ही ओपीसी के नॉमिनी हो सकते हो। बिल्कुल। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? कहता इस सिचुएशन में हम आपको क्या देंगे, 6 महीने देंगे, हम आपको 6 महीने देंगे। अब बताओ क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग?
यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं थी ना, उसकी डेथ होने के बाद, एक ही डेथ होने के बाद अब गड़बड़ हो गई। अब एक बंदे के नाम पे 2 ओपीसी तो नहीं हो सकती। अब बताओ मैं क्या करूं, कोई ऑप्शंस बताओ आप। क्या कर दो, बंद कर दो, एक ओपीसी को क्या कर दो, बंद कर दो। वाइंडिंग अप ऑफ, वाइंडिंग अप ऑफ 1 ओपीसी, या किसी के नाम कर दो, बेच दो, सेल आउट, सेल आउट 1 ओपीसी, एक ओपीसी को बेच दो। और कोई तरीका, मर्ज कर दो, दोनों को मिला दो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कंपनी को आपस में मिलाया जा सकता है। मर्ज बोथ इनटू 1 ओपीसी, दोनों को मर्ज करके एक ओपीसी बना लो। और कोई तरीका, कन्वर्ट 1 ओपीसी इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। ये आपके सामने ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन क्या है वो तो आप सोचो सर। अगर आपको लगता है आपकी वाइफ को आप कंपनी का मेंबर बना के प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो तो ये बढ़िया है। आपको लगता है कि दोनों कंपनियों का है ना काम सेम सा है तो दोनों को मर्ज करना ठीक रहेगा। आपको लगता है कि नहीं यार मैं बर्डन नहीं ले पाऊंगा इतना, तो एक को बेच दो या बंद कर दो। 6 महीने का टाइम इसीलिए दे रहे हैं आपको बेटा, सोच लो और इनमें से एक काम कर लो। अच्छा, अब सवाल ये उठता है क्या ओपीसी को कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या ओपीसी को कन्वर्ट किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, कन्वर्ट किया जा सकता है। यस पॉसिबल है, यस परमिटेड। कोई भी कंपनी आपने बना ली और बाद में आपको एहसास होता है कि नहीं यार मुझे ये वाली कंपनी नहीं बनानी चाहिए थी, ये बनानी चाहिए थी, तो एक्ट आपको क्या देता है, ऑप्शन देता है। प्राइवेट बना रखी है, पब्लिक में कन्वर्ट हो जाओ, पब्लिक बना रखी है, प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाओ, ओपीसी बना रखी है, प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट हो, मर्जी है जी आपकी। ये कंपनी एक्ट आपको चॉइस देगा। चैप्टर नंबर 2 में ये प्रोविजन भी आने वाले हैं कि क्या हम कंपनीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जवाब आएगा हाँ। ठीक है, ओके, आगे आओ। हाँ, क्या चीज, समझा नहीं मैं, दोबारा बताओ। हाँ, हाँ, विड्रॉ कर सकता है, आप ये कह रहे हो, विड्रॉ कर लेना। हाँ, अब वही ऑप्शन आने वाला है, एक सेकंड। अब अगला टॉपिक यही है कि क्या नॉमिनी को चेंज किया जा सकता है, चेंज इन नॉमिनेशन। टॉपिक का नाम क्या है, चेंज इन नॉमिनेशन। क्या नॉमिनेशन में चेंज किया जा सकता है? 3 तरीके से नॉमिनेशन में चेंज हो सकता है। हाँ, कैसे? नंबर 1, बाय, बाय विड्रॉल, विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन। मैं नॉमिनी हूं आपका ओपीसी का, मैं अपना नॉमिनेशन क्या कर सकता हूं, विड्रॉ कर सकता हूं बाय द विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन। नॉमिनी में विड्रॉ, नॉमिनी कैन या मे विड्रॉ हिज नॉमिनेशन। नॉमिनी जब चाहे तब अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकता है। अगर आपको लगता है कि मैंने कंसेंट देके गलती कर दी तो कोई बात नहीं, चेंज, आप उसको अपना नॉमिनेशन क्या कर लो, विड्रॉ कर लो। बाय गिविंग नोटिस, बाय गिविंग नोटिस टू ओपीसी। ओपीसी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती होगी, हाँ, तो ये ओपीसी को इन्फॉर्म करेगा कि मैं अपना नॉमिनेशन क्या कर रहा हूं, विड्रॉ कर रहा हूं जी। ठीक बात है। दूसरा तरीका क्या है चेंज का, मेंबर को लगता है कि मैंने नॉमिनी गलत अपॉइंट कर दिया, ठीक है, बाय रिवोकेशन। रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, वापस लेना, ऑफ नॉमिनेशन। नॉमिनेशन जो है वो रिवोक भी किया जा सकता है। कौन करेगा रिवोक बताओ,
member can revoke the nomination. मेंबर भी क्या कर सकता है, अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकता है बाय गिविंग नोटिस टू ओपीसी, ओपीसी को इन्फॉर्म करके। और तीसरा नॉमिनेशन कब चेंज होता है, इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी। मेंबर की डेथ हो गई है या वो कैपेबल नहीं रहा, इनकैपेसिटी ऑफ मेंबर, तो नॉमिनी क्या बन गया, मेंबर बन गया। अब उसे अपना नॉमिनी क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। न्यू मेंबर या नॉमिनी जो मेंबर बन गया है, नॉमिनी बिकम मेंबर, है ना। अब इसे क्या करना पड़ेगा, न्यू नॉमिनेशन देना पड़ेगा। न्यू नॉमिनी कौन होगा ये बताना पड़ेगा। समझ में आ गई, तीसरी कहानी समझ में आ गई। मेंबर बन गया, नॉमिनी क्या बन गया, मेंबर। अब आपका नॉमिनी कौन होगा वो तो बताना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों ही केसेस में आपको किसको इंटीमेट करना है, बोलो, ओपीसी को। और ओपीसी किसको इंटीमेट करेगी, ओपीसी टू इंटीमेट आरओसी अबाउट चेंज इन नॉमिनेशन, कि सर हमारा नॉमिनेशन क्या हो गया है, चेंज हो गया। बेटा जब भी एमओए में चेंज आता है ना, तो उसकी हमेशा एक कॉपी, जब भी एमओए में और एओए में चेंज आता है तो उसकी एक कॉपी हमेशा किसके पास जाती है, आरओसी के पास। तो मुझे बताओ एमओए में चेंज नहीं आ जाएगा, जब नॉमिनी चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा ना। तो हमें आरओसी को भेजना पड़ेगा कि भाई साहब वो पुराने वाला एमओए है ना उसको हटा दो और उसकी जगह ये लगा दो। पॉइंट समझ में आ गया। हाँ, तो हमें किसको इन्फॉर्म करना है, ओपीसी को, और ओपीसी किसको इन्फॉर्म करेगी, आरओसी को। कोई दिक्कत इसमें। अच्छा अब मुझे बताओ, आप है ना कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस एक्टिविटीज बाय ओपीसी, ओपीसी कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटी कर सकती है, एक मिनट। कहता है ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो ओपीसी बनाकर आप बिजनेस एक्टिविटीज ही कर सकते हो, आप चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। चैरिटेबल एक्टिविटीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज मतलब अंडर सेक्शन 8 एक्टिविटीज, ये ध्यान रखना। चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं करनी है, चैरिटेबल एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओपीसी बनाकर सिर्फ बिजनेस करना है, चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं करनी। और बिजनेस एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी, सारी बिजनेस एक्टिविटी। ध्यान रखना बस, नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं करनी है। ये क्या होती है, दूसरी कंपनीज के शेयर खरीदना। इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, दूसरी कंपनीज के शेयर खरीदना, कहते ये नहीं करनी है। एग्जांपल, ओपीसी कैन नॉट परचेज शेयर्स ऑफ अदर कंपनी। ओपीसी किसी भी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर सकती। यही वजह होती है कि ओपीसी की ना कोई होल्डिंग कंपनी होती और ओपीसी की ना कोई सब्सिडरी कंपनी होती। ओपीसी की होल्डिंग कंपनी कोई क्यों नहीं हो सकती, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी की 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर ले और इक्विटी इक्विटी शेयर खरीदने पड़ेंगे वोटिंग के लिए। ओपीसी की मेंबर जो है वो एक नेचुरल पर्सन ही होना जरूरी होता है, याद आया ना। तो एक कंपनी ओपीसी के शेयर खरीदेगी कैसे, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना, पॉइंट। और यहां मना कर दिया कि ओपीसी किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकती। तो ओपीसी को अगर किसी की होल्डिंग बनना है तो ओपीसी को उसके शेयर खरीदने पड़ेंगे, जबकि तो बना कर रखा है कंपनी के। तुम्हें अपना काम करना है,
ओपीसी बना के खुद का काम करना है, दूसरों की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? ठीक है, आगे आओ। ये ओपीसी के बारे में सारा टॉपिक था अपना। इट्स ऑल अबाउट ओपीसी कि ओपीसी क्या होती है, ओपीसी बनाकर नॉमिनेशन का क्या सीन रहता है, नॉमिनेशन चेंज करने वाली बात आ गई, और बिजनेस एक्टिविटी करने वाली बात आ गई। ठीक है, अगला टॉपिक बड़ा है, आज मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही करवा रहा हूं। ठीक है, कल नोटबुक वगैरह लेके आना। और मुझे ये बताओ, 1 घंटे क्लास सफिशिएंट है या थोड़ा बढ़ा दे टाइम? 1.25 घंटा तो रख ले, क्योंकि 1 1 घंटे में टॉपिक थोड़े बड़े होते हैं, तो कल से 1.25 घंटे क्लास लगेगी। ठीक है, ओके बेटा।